आओ जी, भगवान का नाम लेके एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे, सुबह के 6 बज रहे हैं। अच्छी क्लास है, इस टाइम पे पढ़ने का बहुत अलग मजा आता है। ठीक है जी, आ जाओ, एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो नाम से सब कुछ क्लियर हो जाता है चैप्टर के बारे में, ठीक है जी, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है कंफर्म। जैसे बीआरएस डेप्रिसिएशन वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब जो आपको पूरे फाइनल पेपर में आता है। एक क्वेश्चन बीआरएस का आएगा, एक डेप्रिसिएशन का आएगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पक्का आएगा। ठीक है जी, इनमें कोई चॉइसेस नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। फाइन, जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं बीआरएस के बाद सब में से क्वेश्चन आएगा। इसके पीछे एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, थ्योरी का चैप्टर, वो एक दिन थोड़ी बड़ी क्लास लगा के उसको हम खत्म कर देंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले एक्सचेंज का मालूम तो मालूम है ना आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? लेना और देना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। बट व्हाट इज द बिल? जो नई चीज है वो ये कि बिल क्या होता है ना। देखो, जब कभी भी आप किसी को कोई गुड्स बेचते हो ऑन कैश, उसने पैसा दिया, वो चला गया, आपका और उसका रिलेशन खत्म। ठीक है, लेकिन जब आपने किसी को उधार में गुड्स बेचे, उधार में गुड्स बेचे और आप उसको नहीं जानते वो कौन है, लेकिन बिजनेस के अंदर आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मेथड हैं कि जब किसी को आप नहीं जानते और उसको उधार में गुड्स बेचना चाहते हो, आप उसको बोल सकते हैं कि यार पोस्ट डेटेड चेक दे दे। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा, यार वो इनवॉइस पे साइन कर दे और एलपीओ दे दे, दूसरा ये मेथड है। तीसरा, आप उससे बोलते हो यार एक बिल पे साइन कर दे। किस पे साइन कर दे? बिल पे साइन कर दे, क्योंकि एक बार उसने बिल पे साइन कर दिया और उसके बाद उसने पैसा नहीं दिया तो यू कैन गो टू कोर्ट। ये सिर्फ साइन इसीलिए लिए जाते हैं कि बाई चांस अगर उसने साइन कर दिए और पैसे नहीं दिए तो फिर यू कैन गो टू कोर्ट। फिर आप कोर्ट में जा सकते हो उस बिल को लेके और कोर्ट मेक श्योर करेगी कि आपको आपके पैसे मिल जाए। ठीक है जी, तो इसीलिए जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं, वेन एवर वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, वी राइट अ बिल। ये बिल कौन लिखता है? जो गुड्स बेच रहा है। और जी, ये बिल कौन लिखता है? जो गुड्स बेच रहा है। फाइन, और साइन कौन करता है? जो गुड लेके जा रहा है। ठीक है जी, जो बेचेगा वो लिखेगा। मैं अगर गुड्स बेच रहा हूं आपको उधार में तो मैं बिल लिखूंगा, और आप लेके जा रहे हो सामान तो आप साइन कर दो। यू विल एक्सेप्ट द बिल, आई विल राइट द बिल, यू विल एक्सेप्ट द बिल। आप सिग्नेचर करके क्या करोगे? इसको एक्सेप्ट कर दोगे और बोलोगे यस आई एम गोइंग टू पे विद इन 2 months और 3 months। बिल के ऊपर अमाउंट, कितने अमाउंट की मैंने आपको सेल की, बिल के ऊपर एग्जैक्ट डेट, जिस डेट को आप पेमेंट करने वाले हो वो 100% लिखी रहेगी। मतलब 3 months या 4 months या 2 months वो लिखी रहेगी। ठीक है, सॉरी, मतलब जो गुड देता है वो, जो गुड देता है, जो गुड बेच रहा है, सेलर, द वन हु इज सेलिंग द गुड्स राइट इट, द वन हु इज बाइंग द गुड इज गोइंग टू साइन द बिल। ठीक है जी, जो गुड्स बेच रहा है, द वन हु इज सेलिंग द गुड्स इज गोइंग टू राइट द बिल, द वन हु इज बाइंग द गुड्स इज गोइंग टू एक्सेप्ट द बिल। ठीक है जी, लिखता कौन है? जो बेच रहा है। फाइन, अच्छा, अगर जो खरीद रहा है वो देता है उसको कुछ और बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसी चैप्टर में आएगा, अभी नहीं, अभी तो ये पढ़ रहे जो गुड्स बेच रहा है। ठीक है, वो लिखेगा और जो खरीद रहा है वो साइन करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बस एक डेफिनेशन ही लिखनी है और इसमें थ्योरी नहीं लिखनी। ठीक है जी, चलो आ जाओ, फटाफट लिखो। बीओई, BOE, bills of exchange is an instrument. Bills of exchange is an instrument in writing. Bills of exchange is an instrument in writing. अब लिखो साथ साथ, लिखो साथ साथ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कॉमा,
an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person or the holder of the bill. सेकेंड पॉइंट में लिखो BOE and promissory notes are governed by the Indian Negotiable Act ठीक है जी BOE and promissory notes are governed by the Indian Negotiable Instrument Act 1881. सुनो गर्ल्स, डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोलती है डेफिनेशन? BOE इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये वर्बल टॉक नहीं होती। हाँ भाई तू कब देगा पैसे? 3 महीने के बाद। बस ऐसे नहीं, लिख लो, लिखने की बात है। इन राइटिंग होगा, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लिखत में होगा, वर्बल टॉक पे नहीं चलेगा। BOE इज एन इंस्ट्रूमेंट, आ जाओ, इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है? एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सुनो, सर्दी आ गई, पता लग गया। इधर देखो, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी होती। जिसके हाथ में बिल वही इसका मालिक। अगर आपने मुझसे माल खरीदा और मुझे एक बिल साइन कर दिया, मैंने लिखा और आपने साइन कर दिया, और आप चले गए और घर जाते हुए रास्ते में वो बिल गिर गया, मेरी जेब से गिर गया, और वो अर्चना को मिल गया। अर्चना उस दुकान पे जाए जिस दिन डेट लिखी है उस डेट को, और उस बिल को पास सामने दे दे, तो उसे पेमेंट करनी होगी सामने वाले को, बिना पूछे कि आपको किसने भेजी। आप समझे मेरी बात? इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में बिल वही उसका मालिक है। इसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखने वाला होता है। जिससे गिर गया तो जिसको मिला वो उसका मालिक हो गया, वो चाहे जब चाहे। और सामने वाला सवाल नहीं पूछ सकता कि आपके पास ये कहां से आया। सामने वाले को क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं है, उसे उसकी पेमेंट कर देनी होगी। जो प्रेजेंट करेगा बिल, उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। आई बात समझ में? जिसके हाथ में बिल वही उसका मालिक। फाइन, इसलिए बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, उसके आगे साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द होल्डर ऑफ द बिल। वही बात मैंने कही, जिसके भी हाथ में बिल है उसको पेमेंट कर दी जाए, ऐसा कौन बोलता है? जो बिल को बना रहा है। आई मेरी बात समझ?
अगर मैं बिल को बना रहा हूं तो मैं कहूंगा भैया जो भी इस बिल को लेके आएगा या इस तारीख को अगर मैं बिल को लेके आऊं तो मुझे इसकी पेमेंट कर दी जाए, दैट्स ऑल, और कोई कंडीशन नहीं, और आपको पेमेंट कर देनी, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, और फिर मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। अब ये क्या होते हैं बाद में पढ़ लेंगे, आगे पढ़ेंगे। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं अगली एक अलग चीज है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881। ये एक एक्ट है, एक कानून है जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि दैट बिल ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, ये उसमें एक्ट में लिखा है कि जो इसको लेके जाएगा उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, चाहे वो उसका मालिक है या नहीं, बस जिसके हाथ में बिल वही उसका मालिक माना जाएगा, ऐसा इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इसकी चैप्टर की थ्योरी नहीं आती, ज्यादा डेफिनेशन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस अब डेफिनेशन के हिसाब से इसको लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, थोड़ा सा आगे चले। बिल बनाता कौन है और बिल साइन कौन करता है, आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लो देखो, ये है जी फॉर्म, ये क्या है, क्या है ये फॉर्म, कंपनी है, लिखो आप भी मेरे साथ बनाओ। ये एक फॉर्म है और फॉर्म ने गुड्स बेचे हैं मिस्टर एक्स को, ये मिस्टर एक्स है, ये है मिस्टर एक्स, ऐसे खुश हैं क्योंकि उधार में सामान मिल रहा है, ये मिस्टर एक्स है। फॉर्म ने गुड्स बेचे मिस्टर एक्स को, फाइन, ये लो गुड्स बेचे फॉर्म ने मिस्टर एक्स को ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फॉर्म ने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट और मालूम है कितने के, फॉर ₹2 लाख, ₹2 लाख, 2 लाख के गुड्स बेचे हैं फॉर्म ने मिस्टर एक्स को। और एक्स ने क्या कहा, मिस्टर एक्स ने, आई विल पे विद इन या आफ्टर 3 months। क्या कहा मिस्टर एक्स ने, आई विल पे दिस अमाउंट आफ्टर 3 months। तो फिर फॉर्म ने एक बिल ड्रॉ किया, फॉर्म ड्रॉ बिल, मतलब लिखा, फॉर्म ने एक बिल लिखा, तो फॉर्म को हमने कहा ड्रॉअर, DRAWER। इसको किस नाम से बुलाया हमने, ड्रॉअर के नाम से। फॉर्म ने बिल लिखा, फाइन, और इस बिल के ऊपर क्या लिखा फॉर्म ने, इस बिल के ऊपर फॉर्म ने, ऐसा सा बिल होगा, ऐसा सा, इस फॉर्म ने लिखा क्या कि एक्स जो है इस डेट को ₹2 लाख पे करेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म ने एक बिल लिखा, ऐसा सा बिल था, ये रहा बिल। तो जिसने बिल लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसे हम क्या कहते हैं, जिसने बिल लिखा उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म ने बिल लिखा ऐसा सा, और एक्स ने, मिस्टर एक्स ने इसे एक्सेप्ट किया। क्या किया, एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई विल पे। मिस्टर एक्स ने इसे एक्सेप्ट किया और मिस्टर एक्स को हम बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं मिस्टर एक्स को, ड्रॉई। राइट, अब सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना। द वन हु इज राइटिंग द बिल, द वन हु इज सेलिंग द गुड्स। कौन माल बेच रहा है, फर्म माल बेच रही है, तो फर्म को किस नाम से बुलाया जाएगा, भाई। जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, दैट आई विल पे, वो कौन है, कौन है, ड्रॉई। उसे किस नाम से बुलाया जाएगा, ड्रॉई। ड्रॉई भी कह सकते हो या कह सकते हो एक्सेप्ट कर, भाई, कंफ्यूज नहीं होना। द वन हु इज सेलिंग द गुड्स विल राइट द बिल एंड विल कॉल ड्रॉर। द वन हु विल एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉई। पहले इन नामों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इन्हीं नामों के साथ हमें पूरे चैप्टर में चलना है। ठीक है,
फॉर्म माल बेचा एक्स को, कितने का, कैसे, कैश में लिखने की जरूरत नहीं होती। बिल कैश दिया, चले गए, आप कौन मैं कौन, कहानी खत्म। बिल तभी लिखेंगे जब क्रेडिट पे सेल हो रही है, तो क्रेडिट पे माल बेचा भाई। फिर उसके बाद एक्स ने क्या कहा, मैं 3 महीने में पेमेंट करूंगा। स्टोरी सुनना, क्या कहा एक्स ने, आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। तो फर्म ने क्या कहा, रुको रुको रुको, हम इसको लिख लेते हैं, इस बात को जो आप बोल रहे हैं हम इसको बात को एक पेपर पे लिख लेते हैं। उस पेपर को हमने क्या कहा, बिल ऑफ एक्सचेंज। लिखा किसने, द वन हु इज सेलिंग द गुड्स, ठीक है। उसको हमने किस नाम से बुलाया, ड्रॉ। साइन किसने किया, एक्सेप्ट किया कि आई विल पे, उसे हमने किस नाम से बुलाया, ड्रॉइंग। 2 नाम क्लियर हो गए, ठीक है जी। और ड्रोही जो है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं पे, ठीक है जी। ड्रॉई जो है, अगर वही जिसने किया, जिसके हाथ में बिल है, ठीक है ना, तो वो उसको ड्रॉई भी कहते हैं। अच्छा आगे बोलेंगे, छोड़ दो उसको मत लिखना, अब यही 2 ही नाम रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक ड्रॉर और दूसरा ड्रॉई, हो गया खत्म। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ होगा, सुनो मेरी बात। फर्म ने माल बेच दिया, किसको, एक्स को। एक्स माल लेके चला गया और फर्म के पास क्या आ गया, पैसा तो नहीं आया, क्या आया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जब सबसे पहले फर्म ने गुड्स बेचे होंगे एक्स को, तो क्या एंट्री पास की होगी, व्हेन फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री पास की होगी, है? कितनी सिंपल है बताता हूं, इसकी ये चैप्टर कितना सिंपल हो जाएगा अगर जनरल एंट्री क्लियर है। सबसे पहले फर्म ने माल बेचा मिस्टर एक्स को, बोलो क्या एंट्री पास की होगी, फर्म ने लिखा होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही कहा होगा। ये इसकी पहली एंट्री है इस चैप्टर की, कुछ भी नहीं है ना इसके अंदर। अच्छा, फिर एक्स ने फर्म को क्या दिया, पैसा, चेक, चेक क्या दिया, बिल दिया, तो क्या एंट्री पास होगी, हो गई, ठीक है। लेकिन सुनो ना, ये बिल जो है ना, जो बिल फर्म के पास आया, उसके साथ बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। एक कहानी तो ये हो सकती है कि फर्म ने उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक, जब तक उसकी डेट नहीं आई, अपने पास जेब में रखा या अपने ड्रॉर में रख दिया। हो सकता कि नहीं हो सकता, भाई मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे बिल दिया, साइन करके दे दिया, मैंने उस बिल को अपने ड्रॉर में संभाल के रख दिया ताकि गुम ना हो जाए। मैंने कहा ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी के हाथ में पड़ गया तो वो उसका मालिक बन जाएगा। मैंने संभाल के उसको ड्रॉर में रख दिया। पहली कहानी तो ये हो सकती है, वाई दैट आई हैव केप्ट द बिल विद मी टिल मैच्योरिटी। 3 महीने तक उस बिल को मैं संभाल के रखा और रोज देखता था खोल के, गुम तो नहीं हो गया, ताकि गुम ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मैंने संभाल के रखा। तो इसमें पहला केस तो ये बन गया दैट फर्म हैज केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी। ये जो इसने साइन किया था ना बिल 2 लाख का, फर्म ने उसको 3 महीने तक अपने ही पास संभाल के रखा। तो सबसे पहला केस जिसमें हम पढ़ते हैं, फर्स्ट केस जो इसके अंदर पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं, क्या, सबसे पहली केस ये हो सकता है, फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी। फर्म ने अपने पास इस बिल को संभाल के रखा टिल मैच्योरिटी, यानी जब तक उसकी तारीख नहीं आ गई तब तक फर्म ने उस बिल को हवा में लगने नहीं दी, अपने पास अपने ड्रॉर में संभाल के रखा, भाई। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके साथ, और क्या हो सकता है, फर्म और बिल के साथ क्या कर सकती है, बस यही काम कर सकती है, अपने पास हो सकती है, और भी कुछ कर सकती है, मैंने थोड़ा सा समझाया था, क्या कर सकती है, लो दूसरा काम फर्म कर सकती है, फर्म डिस्काउंटेड द बिल। अरे पढ़ा था ना अपने बीआरएस में, फर्म डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। फर्म भागी भागी बैंक में गई और बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ये भी फर्म काम कर सकती है। सर बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, मैं फिर समझाऊंगा एक बार, ठीक है। लेकिन मैंने बीएस के चैप्टर में थोड़ा सा आपको समझाया था। जब आप किसी को उधार में माल बेचते हो और वो आपको बिल लिख के दे देता है, बिल पे साइन करके दे देता है, ठीक है, 3 महीने के बाद एक्स ने पेमेंट की बात कही है। लेकिन अगर आज आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और आप एक्स को फोन करो, एक्स भाई ये पैसे 2 लाख दे देते, तो
अरे भाग जाए से यार, क्या बात कर रहा है, 3 महीने की एग्रीमेंट लिख के दे दिया, अब कैसे पेमेंट कर दूं तेरे को, नहीं देगा, मना कर देगा। फिर क्या करोगे इसको? उसमें पैसे लोगों से लेने हैं और एक बिल नहीं है, कई सारे बिल आपके हाथ में है, 10 लाख के बिल आपके पास पड़े हैं, लेकिन पैसा देने को कोई तैयार नहीं हो रहा। माल भी आपसे लेके गए, दिया भी आपने अपना गुड्स उधार में दिया, लेकिन अब बिल साइन हो गया, वो कह रहे नहीं भैया जब बिल की डेट आएगी अपने पैसे ले जाना आके, ठीक है। लेकिन आपको आज बिजनेस में पैसे की जरूरत है और लोगों से 10 लाख रुपए आना है, लेकिन आप आज भिखारी बने हुए हो, क्या करोगे उस मौके पे? तो फिर उस मौके पे आप भागे भागे बैंक के पास जाओगे। किसके पास? बैंक के पास। और बैंक को बोलोगे बैंक भाई ये मेरे बिल रख लो और मुझे इसके बदले में पैसे दे दो, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में बिल वही उसका मालिक। मैंने भी तो आपसे कहा। तो आप बैंक को बोलोगे बैंक भाई ये बिल रखो और मुझे मेरे अभी के अभी पैसे दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और बैंक क्या करेगा मालूम? वो बिल रख लेगा और आपको उसके पैसे दे देगा। फिर जब तारीख आएगी ना, जब तारीख आएगी 3 महीने के बाद की तारीख आएगी, बैंक खुद एक्स के पास जाएगा और उस पैसे को कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक्स के पास ये पूछने का हक नहीं कि भैया तुम कौन, ये नहीं पूछ सकता। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो बिल लेके आएगा उसको पेमेंट करनी होगी। मेरी बात समझ? तो बैंक कैसे करेगा? लेकिन हाँ, बैंक सुनो, बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना, ऐसे बैंक जो है आपसे दोस्ती नहीं निभा सकता। बैंक आपको जब पैसे देगा तो वो 2 लाख नहीं देगा। बिल कितने का है? 2 लाख का। बैंक उस पर कुछ % पैसा काट लेगा, क्योंकि आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, इस अर्जेंट। आप भागे भागे जब गए डॉक्टर के पास और बहुत इमरजेंसी थी, तो डॉक्टर ने क्या बोला? मेरी इमरजेंसी की फीस जो है वो ज्यादा है। देखा आपने? नॉर्मल फीस कम होती है, इमरजेंसी की फीस ज्यादा होती है। देखा? ऐसे इसमें भी होगा। आप भागे भागे बैंक के पास गए, हफ्ते हफ्ते पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस बंद हो जाएगा। बैंक ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन पूरा 2 लाख नहीं दूंगा, 1,90,000 दूंगा। सर ऐसा फिक्स रहता है कि अरे अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब है। कोई 195 दे देगा, कोई 190 दे देगा, कोई 185 दे देगा, कोई 198 भी दे देगा, कोई 2,000 काटेगा, कोई 5,000 काटेगा। सबका अलग अलग रेट है, वो बुक में गिवन रहेगा कितना कटा। ठीक है जी। फिर उसी को बोलते हैं फर्म डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक। वो जो बैंक ने काट लिया ना, दैट इज डिस्काउंट नाउ। वो पैसा अब नहीं आएगा आपके पास। आपने कितने लेने थे एक्स से? 2 लाख। लेकिन बैंक ने कितने दिए? मानो बैंक ने कितने दिए? तो 5,000 कहां चले गए? नुकसान हो गया ना 5,000 का। बिना बात का नुकसान हुआ ना 5 का। अगर 3 महीने वेट करते और एक्स के पास जाते तो कितना पैसा मिलता? लेकिन अब कितना मिला? पर बैंक तो एक्स से 2 लाख लेगा ना। अरे सुनो, वो तो लेगा तो फिर बैंक कमाएगा नहीं। तो कितने पैसे दिए बैंक ने आपको? 1,95। और जब बारी आएगी तो बैंक भागा भागा किसके पास जाएगा और कितना पैसा इकट्ठा करेगा? तो 5,000 बैंक की कमाई हो गई और आपका 5,000 क्या हो गया? इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंट। ये 2 काम हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक काम और हो सकता है, पता है क्या? उसे बोलते हैं फर्म, लिख लो, एंडोर्स द बिल। एंडोर्स द बिल टू समवन। अब ये एंडोर्स क्या होता है मालूम है आपको? मैंने कैश बुक के चैप्टर, सारे वर्ड्स आएंगे, कैश बुक के चैप्टर में समझाया था ना मैंने आपको। यस सर। मैं बताऊं आपको, पहले चैप्टर से लेके और इसके पिछले चैप्टर तक, बीआरएस के चैप्टर तक, जितना भी आपने पढ़ा है ना, वो सारा इस चैप्टर में रिवाइज हो जाएगा। सारे वर्ड्स। ये ऐसा चैप्टर है, ये इतना जबरदस्त चैप्टर है, सब वर्ड्स रिवाइज होंगे। फर्म एंडोर्स द बिल टू समवन। देखो अभी क्या हुआ, देखो इधर ऐसे होता है। देखो ये थी फर्म, मैं, और ये है मिस्टर एक्स। मैंने इसको गुड्स बेचे, इसने साइन किया और मेरी जेब में बिल आ गई। तभी उसी वक्त मेरा सप्लायर, ये एक मेरा सप्लायर है, ये मेरा सप्लायर जो मुझे गुड्स सप्लाई करता है, ये मुझे गुड्स सप्लाई करता है और मैं आगे एक्स को सप्लाई करता हूं। ठीक है, यही होता ना फर्म। ये मेरा सप्लायर है जिससे मैंने गुड्स बाय की। जैसे ही मैंने एक्स को गुड्स बेचे और एक्स मुझे बिल देके गया, उसके 1 दिन के बाद ये मेरे सिर पे खड़ा हो गया सप्लायर। मेरे पैसे। मैंने बोला यार 3 महीने का उधार दिया है,
पैसा आएगा तो ना भैया ना, आज ही चाहिए, आज ही पैसे चाहिए, नहीं तो दुकान तेरी बंद करवा दूंगा, मैं जा रहा हूं पुलिस की, ऐसे धमकियां दी जाती है बिजनेस के, है ना। आज पैसा चाहिए तो मैंने पता क्या बोला, एक काम कर, कितने पैसे देने थे, बोला 2 लाख। और मैंने तुरंत ये वाला बिल जो लिया था ना एक्स से, इस बिल पे जिसपे एक्स ने साइन किए थे, तुरंत इसको एंडोर्स कर दिया। किसको दे दिया? सप्लायर दे दिया ना। यानी मैंने पैसा किससे लेना था? एक्स से, ठीक है। और अब वो पैसा कौन लेगा? एक्स से सप्लायर अपने आप ले लेगा। यानी मेरा सप्लायर का अकाउंट क्लियर हो गया, ना मेरे पास कोई पैसा आएगा ना मुझे किसी को पैसा देना होगा, दोनों अकाउंट क्लियर। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। फॉर्म एंडोर्स द बिल टू समवन, ठीक है जी। जिसकी पेमेंट करनी थी उसको आगे एंडोर्स कर दिया। ये तीसरा काम बिल के साथ हो सकता है। चौथा, एक काम और बिल के साथ हो सकता है, एक और काम बिल के साथ हो सकता है, और वो है चौथे वाला। कहां लिखे? फॉर्म यहां लिख देते हैं, देखो एक और काम लिखो आप मेरे साथ। फॉर्म सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। फॉर्म सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, ये चौथा काम होता है। ये बिल के साथ चौथा काम हो सकता है। मालूम क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर फर्म जो होती है वो बैंक को अपना बिल दे देती है, डिस्काउंट नहीं करवाती। डिस्काउंटिंग अलग चीज है। डिस्काउंटिंग तो आपको जैसे बिल मिला भागे भागे बैंक में गए डिस्काउंट करवा लिया। ये सेंड द बिल फॉर कलेक्शन मतलब है कि जैसे उसकी मैच्योरिटी डेट पास आती है और आप बहुत बिजी आदमी हो, यू आर अ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन कौन होता है? वो इज ऑलवेज बिजी, समझे आप? बिजनेसमैन का मतलब क्या है? वो इज ऑलवेज बिजी, टाइम नहीं होता उसके पास। जिस बिजनेसमैन के पास टाइम है वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। जिसके पास टाइम नहीं है वही बिजनेसमैन है, तभी तो बिजी बिजी बोला गया। तो ये लो क्या किया मालूम आपने? जैसे ही मैच्योरिटी डेट पास आई उससे 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आप अपने बैंक में गए और बैंक को बोला, बैंक भाई ये मेरे बिहाफ पे इस बिल को कलेक्ट कर लेना। किससे? एक्स से। बैंक ऐसे काम करता है, मानो मैं अपने बीआरएस में पढ़ा था ना, बीआरएस में कितनी बार बैंक कलेक्टेड द बिल, है ना, एंड इट वाज डिसऑनर्ड नाउ। कितनी एंट्री आपने ऐसी वाली की? देखा आपने? वी डिस्काउंटेड द बिल एंड नाउ इट इज डिसऑनर्ड, पढ़ा आपने, है ना। ये बहुत सारे काम बैंक ऐसे करता है। तो आपने बैंक को ये बिल दिया और बोला भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत टाइम की कमी है, तुम जाओ और मेरे बिहाफ पे एक्स से पैसा कलेक्ट कर लो। जो थोड़ा बहुत काटना है वो काट लेना, जो थोड़ा सा पैसा आपको लगेगा वो आप पैसा काट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बिहाफ पे तुम पैसा कलेक्ट कर लो। तो बैंक ने क्या कहा? फाइन, आई विल कलेक्ट ऑन योर बिहाफ, और उसे कहा जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है जी। तो इन चारों केसेस के अंदर एक बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? दोबारा से कहानी स्टार्ट करो। फर्म ने गुड्स बेचे किसको? किस पे बेचे? एक्स ने क्या साइन किया? लिखा किसने? फर्म ने लिखा। साइन किसने किया? एक्स ने। एक्सेप्ट किया कि मैं पे कर दूंगा। उस बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? ऐसे सोचना। पहले केस में बोलो ना, पहले केस में अपने पास रख सकती है। कब तक? वो डेट तक जितने वेरी गुड, मैच्योरिटी डेट तक। दूसरा, पैसे की इमरजेंसी आई तो क्या हो सकता है? बैंक में जाके उस पे पैसा ले सकती है और बैंक बिल बेच देगी और पैसा ले लेगी, बिल डिस्काउंटिंग। बिल दे दिया और क्या ले लिया? पैसा ले लिया। तीसरे में क्या हो सकता है? किसी और की पेमेंट करनी है तो उसको एंडोर्स कर दिया। चौथे में क्या हो सकता है? या बिल जब तारीख नजदीक आए तो फिर बैंक को दे दिया जाए, ये पकड़ो भैया जाओ और मेरे बिहाफ पे पैसा। मालिक तो वही रहेगा जिसके हाथ में बिल आ गया, उसको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन किसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है? वो किसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है? फर्म के बिहाफ पे, ठीक है जी। तो ये चौथा काम हो सकता है, फर्म सेंड द बिल फॉर अ कलेक्शन, राइट। ये 4 काम हो सकते हैं, ये 4 केसेस होते हैं। सर और भी केसेस होते हैं? हाँ, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन 4 मेन बातें हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। और भी काम होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। ये 4 बातें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, बस यही चैप्टर है। अच्छा क्या हो सकता है और बताओ? इधर देखो, देखो इसके आगे क्या हो सकता है? चैप्टर बताता हूं सर। फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी, यानी आपने गुड्स बेचे 1 जनवरी को, मान लो 3 महीने का उधार है, 3 महीने का उधार है, तो 3 महीने बाद क्या तारीख हो गई? जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च। इस तारीख को, इधर इस तारीख को मैं पैसे लेने के लिए आपके पास आया भाई, क्या क्या हो सकता है?
एक तो ये कि आप मुझे पैसा दे दोगे शांति से। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बिल रखा अपने पास, फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी। मैं 3 महीने तक बिल को सजा के अपने पास रखा, ड्रॉर के अंदर प्रॉपर तरीके से पैक करके। 3 महीने के बाद मैं आपकी दुकान पे आया पैसे लेने के लिए, क्या होगा बताओ? एक तो ये होगा कि आप मुझे पैसे दे दोगे, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? आप बोलोगे नहीं है, जो करना कर ले, यही है ना, यही होगा ना फिर लास्ट में। और फिर बोले बिजनेसमैन लड़ने के लिए पैदा नहीं होता है। बिजनेसमैन वही है जो बिना लड़े बिजनेस कर सके, है ना। बिजनेसमैन जो है वो गुंडा नहीं हो सकता ना, है? तो वो लड़ नहीं सकता, उसका काम है बिजनेस करना, लड़ना नहीं है। कभी किसी लाले को लड़ते देखा? इतने मोटे तो पेट होते हैं कि लड़ेंगे कहां से? ये देखो इधर, हाँ सारी बनी है जाए, तो ये देखो इधर गौर से, इधर फिर क्या होगा? बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। यानी अब आपने मना कर दिया पेमेंट करने से, आपने बोला पैसे की जो करना कर ले, भाग जाए ऐसे, खत्म होगी ना कहानी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी एंड बिल डिसऑनर्ड। एक और केस बन गया। अच्छा, ये तो होगी पहली बात। अब यहां आपने क्या किया? आपने फटाफट बिल लिया, बैंक के पास गए, डिस्काउंट करवा लिया। भाई जब बैंक गया एक्स के पास पेमेंट लेने के लिए, तो एक्स ने सामने से क्या कहा? है नहीं पैसे। तू कौन है भाई? तेरे से लिया था हमारे, भाग जाए ऐसे। पुण्य करती हुई थी कभी, है ना, नहीं दिए पैसे। तो दूसरा केस बन गया, फर्म डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक एंड द बिल डिसऑनर्ड। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया। भाई इधर क्या हो सकता है? मैंने किसकी पेमेंट करी? सप्लायर, ठीक है। और सप्लायर जब एक्स के पास पेमेंट लेने के लिए गया, तो एक्स ने पेमेंट देने से मना कर दिया, यानी फिर इसी में ये केस बन जाएगा, फर्म एंडोर्स द बिल टू समवन एंड बिल डिसऑनर्ड। और यहां भी सेम केस बनेगा। यानी 8 केस हो गए ना, 4 के, अब 4 से 8 बन गए ना। 4 केस तो क्या है? फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी, पहला। दूसरा, फर्म डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। तीसरा, फर्म एंडोर्स द बिल। और चौथा, फर्म सेंट द बिल फॉर कलेक्शन। ये तो 4 हो गए नॉर्मल। फिर जब मैच्योरिटी की बात आई, जब पैसे लेने की बारी आई, तो क्या हो सकता है? फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी एंड एक्स पेड, हो गया। फर्म डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक एंड एक्स क्लियर, एक्स ने पेमेंट कर दिया। फर्म एंडोर्स द बिल टू समवन एंड एक्स पेड, तीसरा। और यहां पे भी एक्स पेड। नहीं तो क्या हो सकता है? फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी एंड बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के 4 केस बन गए, तो टोटल 8 केस बन सकते हैं। दे आर टोटल 8 केसेस नाउ। 8 बन गए 4 से, और भी बनेंगे 2-3, फाइन। लेकिन मेन पूरे चैप्टर में बस यही 8 केसेस है, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल जनरल एंट्रीज करनी है, पूरे चैप्टर में जनरल एंट्रीज करनी है, कुछ भी बड़ा नहीं करना। अब देखो, हाँ जी रुको ना, मैंने कहा ना और भी केसेस बनेंगे, और भी केसेस बनेंगे, रुक जाओ, अभी बहुत आगे चले गए आप। ऐसा भी हो सकता है, मालूम है, सुनो, इधर नहीं होता, इतना बिजनेस है, आप लड़ने के लिए नहीं हुए। सुनो इधर गौर से, अभी आपने कहा ना एक्स ने एक्सटेंड कर दी। अगर एक्स बोलेगा, सुनो 3 महीने के बाद जब 3 महीने के बाद आप एक्स के पास गए और एक्स ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मुझे 1 महीना और मिल सकता है? तो क्या एक्स को मार दोगे क्या? अरे बिजनेस कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो किसी के साथ। एक्स दोबारा भी आपसे गुड्स लेगा। अब मेरी बात समझे, वो कस्टमर है आपका, कस्टमर से यहां लड़ा नहीं जाता है। भाई ये देखो क्या हुआ, एक्स के पास गए 3 महीने के बाद, उसने बोला यार 1 महीना और चाहिए, मुझे 1 महीना और दे दो, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। अब आप क्या अच्छा समझते हो कि 1 महीना एक्स को दे दिया जाए या सीधा कोर्ट में जाया जाए? कोर्ट में जाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, वकील करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक्स को 1 महीना दे दोगे तो चांसेस है कि पैसा आ जाए, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, इस बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा, और एक नया बिल लिखा जाएगा जिसे हम बोलेंगे रिन्यूअल ऑफ द ओल्ड बिल। आई मेरी बात समझ? वो भी हम पढ़ेंगे, जो आपके दिमाग में बात आई वो भी हम पढ़ेंगे। और अच्छा, और क्या हो सकता है मालूम है? एक काम और हो सकता है। अब एक्स की दुकान पे गए, एक्स ने कहा मेरे पास 2 लाख तो नहीं है, 1 लाख ले जाओ। आती हुई हाथ में लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या? क्या बोला एक्स ने? भैया 1 लाख अभी ले जाओ, और 1 लाख जो है 1 महीने के बाद ले जाना। तो उस केस में क्या बोलोगे? पकड़ अपना 1 लाख रख ले, नहीं चाहिए, 2 लाख पूरे चाहिए। ये बिजनेसमैन का असूल है क्या? ऐसा करता है बिजनेसमैन? तो क्या करोगे फिर आप? 1 लाख उससे ले लोगे, और 1 लाख के लिए
फिर एक नया बिल लिख दोगे कि 1 लाख यू विल पे व्हेन आफ्टर 1 मंथ। लेकिन पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा, 1 लाख की पेमेंट आ गई और 1 लाख के लिए नया बिल लिखा जाए, हो सकता है ना ऐसा भी। तो फिर बहुत सारी बातें और भी आएंगी। जब वो आपसे डेट मांगेगा तो फिर आप उसको इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 3 महीने तक हमारा एग्रीमेंट था, मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। मैं 3 महीने के बाद दुकान पे आया, मैंने पैसे मांगे, तुमने कहा 1 महीना और चाहिए। मैंने कहा दे दूंगा महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट। वो भी कहानी बीच में आएगी। तो वो सब कहानियां होंगी जो आपके दिमाग में आ रहा है बिल के साथ हो सकता है, वो सारी कहानियां हम पढ़ेंगे। लेकिन उन सबको हम पढ़ेंगे कैसे? हमारा टारगेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का नहीं है, हमारा टारगेट है हाउ टू रिकॉर्ड दिस थिंग्स इन द अकाउंट्स। हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो पढ़नी। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जनरल एंट्री। तो हमारा ये टारगेट है हाउ डू वी रिकॉर्ड दिस थिंग। मतलब पहली चीज, फर्म ने गुड्स बेचे एक्स को, एक्स ने बिल पे साइन किया और बिल दे दिया, लो पकड़ो बिल। अब फर्म ने बिल अपने पास रखा है मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी की डेट में फर्म गई और एक्स ने पे कर दिया। हाउ डू वी रिकॉर्ड दिस? ये हो गया पहला केस, ठीक है। दूसरे में फर्म ने माल बेचा एक्स को, एक्स ने बिल दिया, दोनों एंट्रियां सेम हो गई पहली वाली। फर्म भागी भागी बैंक के पास गई, बैंक से डिस्काउंट कर लिया, और जब टाइम आया तो फिर एक्स ने बैंक को पेमेंट कर दी। हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस? इसमें नहीं आएगा, मत करो। हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस, ठीक है जी। ये सारी बातें हमें पढ़नी है, ठीक। हमें रिकॉर्डिंग सीखनी है, हाउ वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ, अभी तो हम हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि गुड्स बेचे, बिल दिया, मैच्योरिटी रखा, लेकिन एंट्री कैसे करनी है वो सीखनी है। तो आ जाओ, सबसे पहले पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या? फर्स्ट केस है फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी। इस केस की एंट्री करते हैं। आप भी बड़ा बड़ा लिख लो कि 1 2 3 4 और 4 से ऊपर 4 कितने हो गए? 8 तो नॉर्मल केस है। और फिर 9वां उसने बताया, अभी क्या बताया कि सर उसने मांगी, क्या मांगी? एक्सटेंशन दे दो। और 10वां मैंने बताया, क्या कौन सा बताया? 10वां, जब उसने आधी पेमेंट कर दी और आधी बोला बाद में लेना। तो 10 तो आपके सामने केस आ रहे हैं, इन्हीं 10 केस में घूमते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले ये वाला केस, फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी। लिखो फटाफट जल्दी से, ये लो सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी में सबसे पहली एंट्री, फर्म ने गुड्स बेचे एक्स को, तो क्या एंट्री पास की? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी आपसे कोई पूछे सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? बोलो ना, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों किया और एक्स को आपने डेबिट क्यों किया? एक्स हमारा क्या है? डेब्टर्स है, डेब्टर्स एसेट्स होते हैं, और डेब्ट्स का बढ़ना, और सेल्स हमारी क्या है? इनकम, और इनकम का बढ़ना। वेरी गुड। पाथ ऑफ जनरल एंट्री सीखना लाइफ में, जब भी सीखना जनरल एंट्री करना नहीं सीखना, जनरल एंट्री का रास्ता सीख लेना, ठीक है जी। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू हो गया। चलो उसके बाद क्या किया? एक्स ने क्या दिया? बिल दिया। तो उस बिल को हम क्या लिख देंगे? BR अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। पैसा लेना है ना अभी इससे, बिल ना लिख के क्या लिख दो? BR। BR का मतलब बिल रिसीवेबल, आप पूरा लिखना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आया? एक्स अकाउंट। कितने का बिल आया? 2 लाख। पूरा लिखो यहां, बिल रिसीवेबल। क्या लिखोगे? बिल रिसीवेबल। बिल नहीं लिखोगे, पूरा लिखो बिल रिसीवेबल। पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। क्या लिखोगे? बिल रिसीवेबल। फाइन। अब क्या हुआ? आपने मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखा, और जिस दिन इसकी तारीख आई, अब भागे भागे एक्स के पास गए, और एक्स ने क्या बोला? लो बिल दे दो, पैसे ले जाओ। क्या बोला एक्स ने? लो ये बिल मुझे दे दो और अब पैसे तुम लेके चले जाओ। तो क्या दे दिया एक्स ने? बिल ना, पैसे दे दिए 10। और क्या ले लिया आपसे? पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी। इकट्ठे हो गए, बस 3 ही एंट्री, चौथा कुछ भी नहीं। माल बेचा, बिल आया,
बिल दिया, पैसे ले लिए, ऐसे से 8 केसेस की ऐसी एंट्री बनेगी। बस बस खत्म चैप्टर का खत्म। क्या है इसमें बताओ, सच्ची कह रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स, इवन थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ने आपको परेशान किया, वो भी प्रोविजन में जाके, लेकिन डेप्रिसिएशन की भी प्रैक्टिस की जाए ना, सच्ची बोलता हूँ, 7 से 8 मिनट्स में उसका आंसर आ जाता है। 7 से 8 मिनट डेप्रिसिएशन का आंसर निकल जाता है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। जिन बच्चों ने की होगी उन्होंने नोट भी किया होगा। मैंने आपसे कहा था टाइम में रख के क्वेश्चन किया करो। बीआरएस कितनी देर में आता है आपका? बीआरएस 7 से 8 मिनट बीआरएस, और डेप्रिसिएशन वो 1 मिनट शांति इधर। हाँ, डेप्रिसिएशन 9 मिनट्स में, बड़ा क्वेश्चन जहां पार्ट होल्ड किया है। अच्छा, और बीआरएस 7 मिनट्स में आपका इतना ही टाइम में आता है। सही में प्रैक्टिस करोगे ना तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 8 से 9 मिनट में उसका आंसर आ जाएगा। और बीआरएस तो आपको मालूम है, अगर शॉर्टकट में करो तो लेस देन 1 मिनट, और अगर पूरा लिख के करो तो 5 मिनट। ये 7 चैप्टर जो आप करोगे ना धीरे धीरे, बस इसके अंदर एक बात का दिमाग में रखना, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अभी बेवकूफ चला जाएगा कल, आज वो भी 15 दिन के लिए गांव जा रहा है, गांव में जाके मकान बनाएगा, घर डालना है, लेकिन पढ़ाई छोड़ रहा है। और शासन करता रहियो, ठीक है। इधर तो 3 ही एंट्री है, बोलो कुछ है इसके अंदर? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा, क्या आया वहां से? बिल आया, और बाद में बिल दिया और पैसे ले लिए। अब सुनो ना, तुम एक्स के पास गए, बोला मैं बिल लाना भूल गया, मेरी पेमेंट कर दे, वो पेमेंट कर देगा? मालूम है क्या करेगा? भगा देगा मार के आप। क्योंकि आप क्या करो, यहां से कैश लेके चले जाओ और वहां पे जाके किसी और को बिल दे दो, और वो भी पैसा मांगने नहीं आते हैं। इसीलिए वो कैश तब देगा जब उसको आप क्या दे दोगे? फॉर्म के अकाउंट में 3 एंट्री हुई। अच्छा सुनो इधर, मालूम है इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हमें फॉर्म के, बस बात एक मिनट, शांति शांति थोड़ी देर के लिए। इधर इस चैप्टर में हमें फॉर्म के साथ साथ एक्स के अकाउंट में भी एंट्री करनी होगी, मालूम है। यहां हमें 2 अकाउंटेंट का रोल निभाना है, एक फॉर्म का और दूसरा एक्स का, याद रखना इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी हम एक्स के अकाउंट में नहीं जा रहे हैं, पहले हम सिर्फ फॉर्म का सीख लें। हमें हेलो इधर गौर से सुनो, गौर से। हमें यहाँ फॉर्म के अकाउंट में भी एंट्री करनी है और एक्स के अकाउंट में भी एंट्री करनी है। अच्छा, खुद सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, अगर आप एक्स के अकाउंटेंट होते तो एक्स के अकाउंट में क्या एंट्री पास करते? अगर आप एक्स के अकाउंटेंट होते तो एक्स के अकाउंट में क्या एंट्री पास करते? एक्स के लिए क्या हुआ? ये आपके लिए तो सेल्स हुई, एक्स के लिए क्या हुआ? परचेज। तो एक्स की एंट्री करता, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉर्म अकाउंट, यही करता पहली एंट्री पास। फिर आपके पास तो बिल आया, तो उसने क्या किया? उसने क्या दिया? बिल दिया, तो क्या करता? फॉर्म अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं बिल्स पेएबल, क्या लिखता? बिल्स पेएबल, राइट। और तीसरा, यहां उसने तो कैश दिया, आपके पास कैश आया, उसने दिया, तो वो क्या लिखता? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। 3 ही एंट्री होती है ना, 3 ही एंट्री तो होती है। आप सोच के देखो, मैं इस केस को बाद में करवाता हूं। इधर देखो, ये लो, आप थोड़ा सोच के देखो। इधर ये एंट्री हो गई फॉर्म के अकाउंट में। अगर हम एक्स के अकाउंट में एंट्री करें, एक्स के अकाउंट में, एक्स अकाउंट, तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री क्या होगी बताओ? एक्स ने गुड्स परचेज किए, तो क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किए? फॉर्म का कोई नाम तो है नहीं। कितने की गुड्स परचेज किए? कौन है यार ये? करो इसकी दो डिनर सिखा, क्या कौन है? तो देखो क्या होगी। पहली एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉर्म। परचेज क्या होती है? एक्सपेंस है, परचेज किया उसने, उसका एक्सपेंस बढ़ गया। बोलो दूसरी एंट्री क्या करेगा? ये तो हो गई पहली एंट्री, यहां से पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री बताओ क्या करेगा? दूसरी एंट्री क्या करेगा? फॉर्म अकाउंट डेबिट। अब इसने पेमेंट कर दी, किसको पेमेंट की? फॉर्म को पेमेंट की। इसने पेमेंट की है ना, एक्स ने पेमेंट की ना फॉर्म को, तो क्या एंट्री करनी है जल्दी बताओ? फॉर्म अकाउंट डेबिट टू बिल नहीं देगा, बिल्स पेमेंट, पेमेंट कर दी।
अच्छा, फिर क्या हुआ? फर्म पैसे लेने के लिए आई, इसने कैश पेमेंट कर दिया, इसके पास कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, उसके पास क्या है? कैश गया, लेकिन आया क्या? लो, क्या है यार, दोनों अकाउंटों में एंट्री करनी है, फर्म के अकाउंट में भी एंट्री करनी है, एक्स के अकाउंट में भी एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें दो अकाउंटेंट का रोल निभाना है, एज अ फर्म अकाउंटेंट एंड एज एन एक्स अकाउंटेंट, ठीक है। लेकिन पहले जो आप प्रैक्टिस करोगे वो करोगे एज अ फर्म अकाउंटेंट, जहां आप काम कर रहे हो, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये अपने आप से 3 एंट्रियां होती हैं, ये हो जाएगी। ये 3 से 4 एंट्री ही होती है, ज्यादा एंट्री होती भी नहीं इसके अंदर, ठीक है जी। इस वाले अकाउंट में ज्यादा एंट्री नहीं होती, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस इसकी करनी है। अब सुनो, यहां पे सबसे पहले फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी, तो कितनी एंट्रियां बनी? कितनी एंट्री बनी? अच्छा, मान लो इसके आगे मैं एक एंट्री ऐड कर दूं, व्हेन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फर्म रिफ्यूज टू पे, मतलब एक्स रिफ्यूज टू पे, एक्स के पास पैसे नहीं। अब क्या हो जाएगा बताओ? यहां तक तो ठीक है, आपने बिल अपने पास रखा, आपके पास पड़ा 3 महीने के बाद, अब पैसा लेने के लिए तो एक्स ने बोला पैसे नहीं है, अब क्या होगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू सोचो, इधर देखो, इधर देखो, एक्स को माल बेचा तो क्या एंट्री पास की? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, उसने आपको क्या दिया? तो क्या एंट्री पास की? बीआर अकाउंट डेबिट टू अब पैसा नहीं दिया, अब पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं आया। सोचो यार, आप 3 एंट्री बताओ, सिर्फ 3 एंट्री है। आपने एक्स को माल बेचा, क्या एंट्री पास की? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्स ने आपको क्या दिया? बिल। आपके पास बिल आया, आपने क्या एंट्री पास की? बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स। चला गया एक्स, आपके लिए खत्म हो गया एक्स। लेकिन जब बारी आई पैसे लेने की तो एक्स ने पैसा नहीं दिया। अब ये एंट्री तो पास नहीं होगी इस टाइम पे, ये तो होगी नहीं, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, कैश तो आया नहीं आपके पास। उसने मना कर दिया पैसा नहीं मेरे पास, तो बोलो क्या एंट्री पास होगी? इसकी जगह पे क्या एंट्री पास होगी? एक्स पे केस करो। है? फिर ये एंट्री पास करोगे, एक्स अकाउंट डेबिट, दोबारा से एक्स क्या बन जाएगा? आपका डेप्टर बन जाएगा। यहां देखो एक्स को, सुनो मेरी बात, समझा करो कर क्या रहे हो। यहां एक्स को डेप्टर बनाया एक्स को डेप्टर, यहां एक्स को डेप्टर से हटा दिया, अब दोबारा से एक्स डेप्टर बनेगा, क्योंकि इसने पेमेंट जो नहीं की, एक्स अकाउंट डेबिट। और नीचे क्या लिखोगे? टू रिवर्स एंट्री पास करो, पेमेंट नहीं की तो एंट्री रिवर्स कर दी, और क्या करोगे? बस खत्म, डिसऑनर में रिवर्स हो जाएगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं आपको समझाना ही चाहता हूं कि 3 से 4 एंट्री का गेम है। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि बिल की पेमेंट हो गई या बिल की पेमेंट नहीं हुई, ठीक है जी। सर डेट नहीं डाली आपने, डेट अभी डेट नहीं सीखना, पहले आप बेसिक सीख लो, मैं डेट बाद में सिखाऊंगा कि डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें डेट कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है इस चैप्टर के अंदर, सिंपल डेट नहीं डाली जाती। अब मान लो आपको मैंने एक बिल साइन किया और दे दिया, और जिस दिन पेमेंट करने की बारी आई उस दिन आ गया 26 जनवरी, हो सकता है ना ऐसा? मैंने गुड्स खरीदे आपसे, आपने गुड्स बेचे मुझे, और मैंने एक्सेप्ट करके आपको बिल दे दिया। अब आप मेरे पास पेमेंट लेने के लिए आने वाले हो, और आज क्या है? 26 जनवरी, सब बंद है। क्या होगा फिर उस तारीख में? आप कैसे आओगे? एक दिन पहले आओगे या एक दिन बाद आओगे? है ना नई चीज आपकी। अच्छा, इधर आपको मैंने माल बेचा इस बार, आपने मुझे बिल साइन करके दिया, मैं आपके पास पेमेंट लेने के लिए आया, और उस दिन 15 अगस्त है। उस टाइम में हम क्या करेंगे? उस दिन सब कुछ बंद है, सारा मार्केट बंद है, फिर क्या होगा? बैंक भी बंद है, ठीक है जी। चलो फिर क्या करेंगे? मान लो मैंने आपको गुड्स बेचे, और मैं आपके पास जब पेमेंट लेने के लिए आने वाला हूं, उस टाइप पे दंगे हो गए, मार्केट के अंदर लड़ाइयां लग गई। होते हैं ना दंगे, यहाँ पे इंडिया में बहुत होते हैं, एक दूसरे गला काटने को तैयार होते हैं पड़ोसी। दंगे हो गए मार्केट में, स्ट्राइक हो रखी है, दंगे चल रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? मैच्योरिटी डेट तो आ चुकी है, अब उस केस में हम क्या करेंगे? वो सारी छोटी छोटी बातें हम नोट करते रहेंगे। उसका एक छोटा सा टेबल है, मैं आपको करवाऊंगा, और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले वो नहीं समझना, पहले ये समझना, व्हेन द फर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी
तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो पेमेंट मिल गई और दूसरी पेमेंट नहीं मिली। अगर मिल गई तो ये और नहीं मिली तो ये। ठीक है जी, चलो आओ देखें जरा फटाफट जल्दी से, आओ फटाफट देखें आपने क्या सीखा। आओ फटाफट, आ जाओ, बैठो, आ जाओ। अच्छा ये लो, सुनो मेरी बात गौर से। इधर सबसे पहला, फॉर्म केप्ट द बिल टिल मैच्योरिटी, सबसे पहली एंट्री बोलो। माल बेचा तो क्या एंट्री पास की, फिर से बोलो जल्दी से। एक्स अकाउंट टू, कौन बोला फॉर्म अकाउंट, नॉनसेंस। देखा, नींद में है तू, सूर्य की 6 बजे, यही तो प्रॉब्लम है। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में क्या लिखोगे इधर कुलविंदर, इसकी नरेशन क्या लिखोगे? हाँ क्या लिखोगे? फॉर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, ये लिखोगे। ठीक है जी, चलो पहली एंट्री हो गई। फिर आपको एक्स ने क्या दिया, बिल दिया, क्या एंट्री पास करोगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, हो गई दूसरी एंट्री, सेकंड भी हो गई। फिर तीसरी एंट्री में उसने पेमेंट कर दी तो आपके पास क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया आपके पास से? 3 एंट्री हार्ड है क्या ये? उसने पेमेंट नहीं की, अब उसने पेमेंट नहीं की, अब 4 एंट्री, सिर्फ 4 एंट्री, शुरू में सिर्फ 4 एंट्री। हार्ड है ये? क्या है इस चैप्टर के अंदर? बस इतना ही है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं है कोई इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा डेप्थ नहीं है इस चैप्टर की, इतना ही है। गुड्स बेचा, बिल आया, पेमेंट आ गई। गुड्स बेचा, बिल आया, पेमेंट नहीं आई। और क्या हो सकता है? ये तो उसने आपके नाक पे मुक्का मारा और बोला भाग जा, ऐसे पेमेंट नहीं करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग तो हम कर नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने ऐसे करके कस के मारा आपके, बोला भाग जा, पेमेंट नहीं करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम कर नहीं सकते। हम तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, मार धाड़ को या रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो भैया अगर बिजनेस की बात करें तो 4 ही बातें हो सकती हैं। एक, माल बेचा, बिल आया, पेमेंट आ गई। माल बेचा, बिल आया, पेमेंट नहीं आई। अब पेमेंट नहीं आई तो उसके बाद क्या? आप ऐसे हाथ पे हाथ रखोगे और ऐसे रोते रोते घर चले जाओगे और घर जाके उस बिल को संभाल के भगवान की फोटो के रखोगे, बोले भगवान तेरे में हिम्मत है तो पेमेंट दिलवा दे, मुझे तो पेमेंट कर नहीं रहा। यही करोगे? फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, है ना। आगे कहानी बढ़ रही है भैया, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। फिर कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। और मालूम है कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में जाओगे आप, कौन सी कोर्ट में जाओगे? कंज्यूमर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे। कोर्ट 2 तरह की होती है मालूम, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे। ये कंज्यूमर कोर्ट का केस है। कंज्यूमर कोर्ट में जब आप जाओगे ना तो किसके पास जाना पड़ेगा? केस के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। केस को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर। कंज्यूमर कोर्ट के बाहर एक इतना बड़ा रजिस्टर पड़ा, इतना बड़ा रजिस्टर। आप जैसे कोर्ट के बाहर पहुंचोगे वो आपको बोलेंगे हाँ भाई क्यों रो रहे हो? बोले उसने मेरे पैसे नहीं दिए। किसने? एक्स। कितने? 2 लाख। अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई? अरे ऐसे ऐसे मैंने माल बेचा, ये देखो मेरे हाथ में बिल है, मैं आज पैसे लेने गया, उसने नाक में मुक्का मारा, ये देखो सारा नीला हो गया। ये बोलोगे ना, है ना। फिर वो बोलेगा सुनो, वो जो आदमी आपसे पूछेगा ना वहां बैठा होगा, बोलेगा सुनो लाओ इधर सामने बैठो, सारी कहानी बताओ कब से शुरू हुई। अब बोलोगे इस तारीख को एक्स मेरी दुकान पे आया, इस तारीख को मैंने उसको माल बेचा, उसने बिल पे साइन भी किए, मैंने बिल लिखा था, उसने साइन किए थे, मैं ड्रॉर था वो ड्रॉइंग था। ओके ठीक है। फिर उसने मुझे प्रॉमिस किया मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जैसे पेमेंट लेने मेरे उसके पास गया दुकान पे, उसने नाक में मुक्का मारा। लिख लो आप सारी बात, वो लिख लेगा। मालूम वो लिखेगा ना, जो आदमी लिखेगा उस आदमी को बोलते हैं नोटरी। कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, देखे कभी कोर्ट के बाहर बैठे हुए? वो ऐसे ऐसे करके टाइप करते हैं, दिखे वो लिखा हुआ है नोटरी, NOTARY लिखे, देखे? वो पैसे लेते हैं हर चीज लिखने के, फ्री में नहीं लिखते हैं, उससे कहते हैं नोटरी। कोर्ट के बाहर जाना, आज कभी भी जाओगे आप कोर्ट, मालूम है कोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे तहसील कहाँ है? यहाँ पे वो बस स्टैंड के पास, वहां जाओगे तो हजारों बैठे हैं नोटरी। वो छोटे छोटे खोखे में बैठे हैं, ऐसे खोखे बना के, उनकी पक्के ऑफिस नहीं है, है ना, गंदे से ऑफिस में बैठे होते हैं, आगे टाइपराइटर रखा होता है,
और रजिस्टर रखा होता है बड़ा सा, उसे बोलते हैं नोटरी। वो नोटरी है ना, नोटरी, वो सब कुछ लिखेगा, सब कुछ लिखेगा। और पता है आपसे चार्जेस मांगेगा। किस चीज के चार्जेस? भैया लिखने के। उसने क्या किया? नोट किया, और नोट करने के चार्जेस को बोला जाएगा नोटिंग चार्जेस। नोटरी कौन से चार्ज लेगा? नोटिंग चार्ज। उसको थोड़े से, एक तो पहले पैसे नहीं आए, पहले रोते हुए आप गए कि 2 लाख इसने नहीं दिए, और उसके ऊपर नोटरी को और पैसा देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा ना पैसा, जब मुक्का ही मार के भगा दिया तो पैसा देना पड़ेगा। नाक भी तोड़ दी, उसके भी पैसे एक्स से बाद में ले लेंगे। लेकिन ये देखो नोटरी चार्जेस। कहानी रुकती नहीं है, यानी कहानी कहां शुरू हुई? माल बेचा, बिल आया, पेमेंट आ गई, कहानी खत्म। माल बेचा, बिल आया, पेमेंट नहीं आई, तो कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, कहानी शुरू हुई। अब लड़ाई शुरू होगी, असली लड़ाई अब स्टार्ट होगी। क्या? जब माल बेचा, बिल आया और पेमेंट नहीं आई, फिर जाओगे आप किसके पास? नोटरी के पास। और नोटरी पहले नोट डाउन करेगा। लेकिन नोटरी बड़ा समझदार आदमी होता है, मालूम है? नोटरी बहुत समझदार आदमी होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये कोई लोकल आदमी नहीं होता, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। वो मालूम है क्या करेगा? वो सारी कहानी आपसे सुनेगा और उसके बाद एक्स को फोन लगाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधे आपकी कहानी सुनेगा और बोलेगा जाओ केस कर दो। वो पहले एक्स को बुलाएगा और बोलेगा इधर आ। फिर जब नोटरी का फोन जाएगा ना, तो एक्स जो है भागा भागा आएगा, क्योंकि नोटरी जो है नोटरी अपने आप से करता है क्या ये? या उसको वो ऐसा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सारे केस अगर कोर्ट में चले जाएं तो भैया कितने केस रोज के कोर्ट में जाओगे? अभी तक कितने हजार लाखों केस पेंडिंग है। कोशिश की जाती है कि आउटसाइड द कोर्ट केस जो है सुलझ जाए। फिर एक्स आएगा, फिर एक्स आके एक्स को सामने खड़ा किया जाएगा, आपको सामने खड़ा किया जाएगा, नोटरी दोनों को बिठाएगा और पूछेगा मैं केस रजिस्टर कर चुका हूं, तो बोल दो उसको आगे फॉरवर्ड कर दूं क्या कोर्ट के अंदर? तो एक्स जो है ना, फिर वो थर 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 कांपेगा, रुको 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 मैं पैसे देता हूं। 2 बातें हो सकती हैं। क्या? या तो एक्स उस वक्त में पैसे निकाल के दे देगा और सॉरी फील करेगा, और जो नाक उसने तोड़ा उसका भी पैसा दे देगा, और नोटरी चार्ज भी देगा। जो नोटरी चार्ज पे किया ना अपने 500-700 रुपए, वो भी देगा, उसी वक्त दे देगा। या फिर एक्स हाथ जोड़ के क्या बोलेगा? वो जो पायल बोली थी, मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दो। नोटरी के सामने क्या बोलेगा? मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो। और उसी वक्त नोटरी के सामने बैठे बैठे उस बिल को कैंसिल किया जाएगा और एक नया बिल लिखा जाएगा, और एक्स को बोला जाएगा ठीक है 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। लेकिन बीच में कौन आ गया अभी? तो जो पैसे फॉर्म ने नोटरी को पे किए थे, वो कौन पे करेगा? एक्स को वो भी पे करने पड़ेंगे। अब वो भी बिल में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब बिल 2 लाख का नहीं होगा, कितने का हो जाएगा? 2,07,000 रुपए। मान लो 700 रुपए दिए नोटरी, वो भी ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। मुक्के के पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आई बात समझ में? ऐसे काम जाके खत्म हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है पता है? कई बार लोग बड़े ढीठ होते हैं। एक्स ने साइन कर दिया नोटरी के सामने, फिर 1 महीने के बाद जब मैच्योरिटी की बात आई तो पता क्या किया? उसके पास गया, क्या बोला? मैं तो 1 लाख ही दूंगा। अब सुनो, वो इस बार मारा नहीं उसने, इस बार मुक्का नहीं मारा। इस बार उसने क्या गेम खेला? क्या गेम खेला? 2 लाख की जगह कितना दूंगा? 1 लाख। और फिर आप बिजनेसमैन हो, आप भागे भागे फिर नोटरी के पास जाओगे, भैया वो 1 लाख दे रहा है। नोटरी कहेगा ले जो दे रहा है, अब मैं क्या करूं? केस नहीं कर सकता हूं। वो मना थोड़ी कर रहा है पेमेंट करने से, वो आधी पेमेंट दे रहा है, ले। फिर आप 1 लाख ले लोगे, फिर एक नया बिल लिखोगे 1 लाख। ये कहानियां चलती हैं मार्केट में, ऐसा आम होता है। जो हम बोल रहे हैं ना, जो स्टोरी हम सुन रहे हैं, ऐसा मार्केट में आम चलता है। दैट व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। लेकिन ये छोटी मार्केट में आपको नहीं दिखेगा, बड़ी बड़ी मार्केट में जहां पे बिल लिखे जाते हैं, वहां ऐसा आम अक्सर ये कहानियां होती हैं। ठीक है जी। ये कोई वो हम अनप्रैक्टिकल ऐसी बात नहीं पड़े जो प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा हो रहा है, और आज भी ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन ज्यादा दूर तक हम नहीं जाते, क्योंकि हम 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमारे साथ क्या क्या होगा? बिल लिखा, मतलब माल बेचा, बिल आया, पेमेंट आ गई, एक काम। माल बेचा, बिल आया, पेमेंट नहीं आई, दूसरा काम। माल बेचा, बिल आया, पेमेंट नहीं आई, हम कोर्ट में चले गए, पेमेंट आ गई। बस यही तक ही होगा। वो ज्यादा आगे वाली स्टोरी आपके साथ नहीं की जाएगी। वो आप पढ़ोगे कब? जब बीकॉम में जाओगे फर्स्ट ईयर के अंदर, फिर यही चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट ईयर में दोबारा से आप पढ़ोगे। ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही। आप सिर्फ इसको, हमने पहला टॉपिक किया और आगे हम कल करेंगे।